हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एग्जाम पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का हमारा पहला क्लास है और वही क्लास हम स्टार्ट करेंगे। शुभम गुप्ता सर का ये पीडीएफ नोट्स है, सिलेक्शन वे पर पढ़ाते हैं। अगर आपको फुल क्लास चाहिए तो यूट्यूब पर इनके क्लास को देख सकते हैं। बाकी इनके नोट्स को हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे और 10 से 15 मिनट के क्लास में पूरे जो है नोट्स को हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, समान परिचय दिया गया है। इसमें हिस्ट्री शब्द का उदय कहाँ से हुआ, तो हिस्टोरिया शब्द से उदय हुआ है। यह एक यूनानी शब्द है। इनका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है इतिहास, प्रासंगिक इतिहास का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। हेरोडोटस कौन थे, तो इतिहास पहले इतिहासकार थे और इनका जो है इतिहास का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है। अब जब इतिहास लिखाना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है समय का वर्णन हुआ कि समय तिथि का जो है उदय हुआ। तो तिथि जीसस क्रिस्ट के जन्म को जो है हम लोग बेस मान लिए। उससे पहले 500 ईसा पूर्व कहेंगे उसको, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व हिंदी में, और इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट कहेंगे। और जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद को ईस्वी में काउंट करते हैं, जैसे 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी। इसको एनो डोमिनी कहा जाता है। अब नई लैंग्वेज में इसको सीई यानी कॉमन इरा और ईसा पूर्व को जो है बिफोर कॉमन इरा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दिया गया है शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी का उदय जो दिया गया है कि कितना दिन इसका कार्यकाल होता है। तो देखिए, 1601 से 1700 को 17वीं शताब्दी कहेंगे, यानी 1601 हो गया तो 17वीं शताब्दी, और 1701 अगर हो जाएगा 1701 से लेके 1800 को 18वीं शताब्दी हम कहेंगे। वही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इतिहास के स्रोत को जानते हैं। इतिहास का स्रोत कैसे हुआ। देखिए, इतिहास का दो तरह के स्रोत हैं इतिहास के। एक लिखित स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है, यानी जो खुदाई में मिला है हम लोग को, भूमि की खुदाई में, तो उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जो और दूसरा जो है लिखित स्रोत, जो लिखित में है। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है खुदाई में सिक्के भी मिले हैं, आग का भी आविष्कार देखा गया है, अवशेष मिला है, इमारतें हैं। इसके पुरातात्विक स्रोत के आधार है। आइए इतिहास के वर्गीकरण को समझते हैं। तो इतिहास का वर्गीकरण जो है दो तरह से किया गया है। क्रिश्चियन थॉमसन और समान वर्गीकरण किया गया है। क्रिश्चियन थॉमसन के अनुसार जो है 3 युग प्रणाली है। कौन? पाषाण कालीन प्रणाली, कांस्य युगीन और लौह युगीन। 3 तरह की प्रणाली किसके अनुसार है? क्रिश्चियन थॉमसन। इसको ध्यान रखेंगे, क्रिश्चियन थॉमसन ने पूछ सकता है 3 युगीन प्रणाली। और समान वर्गीकरण में क्या किया है? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें समान वर्गीकरण में किया गया है। आइए इसको देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। पाषाण काल इसको कहा जाता है। ठीक है। और आध ऐतिहासिक काल अपठनीय है। ये मतलब इसके लिखित इतिहास तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, यानी लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसके उदाहरण है सिंधु सभ्यता। और प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण कौन है? पाषाण काल है। ठीक है। ऐतिहासिक काल में जो है पठनीय है, यानी इसमें जो मिला है स्रोत उसको पढ़ा गया है, और यह 600 BC के बाद शुरू हुआ है। आइए आगे देखते हैं। इनका नोट्स काफ़ी अच्छा है। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखिए, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया था। प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल 712 AD से प्रारंभ होता है। मध्यकालीन इतिहास जो है 712 AD से लेकर 1707 AD तक, और 712 AD तक जो है प्राचीन इतिहास को कहा गया है। ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 AD से 1947 AD तक को आधुनिक भारतीय इतिहास के श्रेणी में रखा गया है। और स्वतंत्रता के इतिहास को 1947 के इतिहास को स्वतंत्रता के बाद का इतिहास कहा गया है, 1947 के बाद के इतिहास को। ठीक है। और पाषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल और पूर्व मध्य काल, इसको समझते हैं। चलिए इसको प्राचीन इतिहास को समझते हैं। ठीक है। प्राचीन इतिहास को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पाषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल और पूर्व मध्य काल। ठीक है।
प्राचीन इतिहास को 4 भागों में पढ़ते हैं। इसके उदाहरण है सिंधु सभ्यता, ठीक है, महाजनपद काल और दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का संक्षेप नाम क्या है? ASI है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1861 में होता है। इसके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखेंगे कि ASI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है? 1861 में इसकी स्थापना होती है। इसका कार्यक्षेत्र भारत के अंदर है। अंग्रेजी और हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा है। अभी इसके महानिदेशक कौन है? तो यदुवीर सिंह रावत है। इसके किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ASI किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। आइए आगे देखते हैं। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलेंगे। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। तो भारत का नामकरण ऋग्वेद में भरत नाम का कबीला था। कहाँ था? भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। उसी के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा है। महाकाव्य व पुराण में भी भारतवर्ष नाम मिलता है। भारत एक विशाल भूखंड है। किसका? जम्बू द्वीप का एक विशाल भूखंड है भारत। इसको समझिए। इंडिया, इंडिया कौन नाम दिया? तो इसको समझते हैं। इंडिया एक यूनानी शब्द है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे बसे लोग, सिंधु नदी के किनारे बसे लोग को जो है यूनानी लोग हिंदू कहने लगे, उसी से इंडिया नाम पड़ा है, ठीक है। हिंदुस्तान फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने नाम दिया है। हिंदुस्तान नाम जो है कौन दिया है? तो मिनहाज ए सिराज ने नाम दिया है। पृथ्वी की समय सारणी को समझ लेते हैं। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण होता है, ठीक है। 3.5 अरब वर्ष पूर्व महासागरों में जीवन व साइनोबैक्टीरिया का उद्भव हुआ है। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले किसका जन्म हुआ? तो बैक्टीरिया का जन्म हुआ। वो भी कौन सा बैक्टीरिया है? तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल ही सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी पूछेगा, कौन पूछेगा? तो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में भी पूछेगा कौन? नील हरित शैवाल, ठीक है। उसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए उतना ही लोग अति नहीं है, इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे हम आपको बताते हैं। मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका सिद्धांत, मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्रजातियों की उत्पत्ति 1859 में इसको जो है प्रकाशित किया था। मनुष्य की उत्पत्ति 1871 में प्रकाशित किया गया था। आइए देखते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ने आए हैं, इसमें साइंस का थोड़ा सा दे दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा नदी घाटी से मिला है। पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र के हरनौर से मिला है, ठीक है। 1982 में डॉक्टर अरुण सुनकिया ने इसकी खोज किया था। स्तनधारियों में मनुष्य का स्थान ये दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग जो है इम्पोर्टेंट को मार्क करते हुए चलेंगे, उतना बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल को समझ लेंगे। पाषाण काल बेसिक तौर पर जो है पत्थर के उपकरण मिला है पाषाण काल में, ठीक है। विभाजन के आधार पर पाषाण काल के उपकरण देखिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसका कार्यकाल समय देख लेते हैं कि कब से कब को क्या कहा जाता था। 25 लाख से 10,000 BC तक के काल को जो है पूरा पाषाण काल कहा गया है। 10,000 BC से 600 BC तक के काल को मध्य पाषाण काल, और 6,000 BC तक के काल को मध्य पाषाण काल, और 6,000 BC से लेकर 1,000 BC तक के काल को नवपाषाण काल कहा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि कौन सा काल
कब का है तो बता दीजिएगा। तो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक के काल को मध्यपाषाण काल और 6,000 बीसी से 1,000 बीसी तक के कालखंड को नवपाषाण काल कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक के कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल, ये तो हम लोग पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं और पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख बीसी तक के कालखंड को निम्न पूरा पाषाण काल, 1 लाख से 40,000 बीसी तक के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण काल और 40,000 बीसी से 10,000 तक बीसी तक के कालखंड को उच्च पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं। तो सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति जो है पूरा पाषाण कालखंड के अंतर्गत आते हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। सोहन संस्कृति के बारे में तो 2500 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे कि सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। उसमें भी कौन, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं। अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक के कालखंड को अत्यंत नूतन युग कहा जाता है। अत्यंत नूतन युग पूछ देगा तो इसको 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक के कालखंड को कहा जाता है। इसको हिम युग भी कहा जाता है। न्यूनतम युग, न्यूनतम युग किसको, वर्तमान भूवैज्ञानिक युग कहा जाता है। इसको 11,700 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक न्यूनतम युग कहा जाता है, न्यूनतम युग कहा जाता है, ठीक है। गर्म जलवायु और मनुष्य युग इसको भी अभी कहा जाता है। इसमें जो है मनुष्य का जो है जन्म हो चुका है, इसको मनुष्य युग और गर्म जलवायु युग भी कहा जाता है। ये पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इसको अत्यंत नूतन युग भी कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं हैं अखेटक और खाद्य संग्राहक, इसमें मिला है उपभोग यानी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था उस समय मानव, ठीक है। घुमंतु जीवन शैली था मानव का। मानव मतलब समझिए कि घर बनाकर नहीं रह रहा था, कहीं खाया कहीं सोया कहीं मतलब घूमते रहता था मानव। और कृषि पशुपालन और अस्थायी निवास नहीं थे, यानी न मानव कृषि करता था न ही पशुपालन करता था और स्थायी निवास तो था ही नहीं। निम्न पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। क्रोड प्रकार के उपकरण, जैसे इसके उपकरण कौन कौन से थे, तो कंकड़ औजार थे, ठीक है। कंकड़ औजार कहने का मतलब है पत्थर का औजार था, ठीक है। हैंड एक्स यानी हस्ताकुठुर यानी हाथ से बनाया हुआ औजार था। छेदने वाला क्लीवर कहा जाता था इसको, ठीक है। औजार का सोहन घाटी, इसके कहाँ से मतलब ये उपकरण मिले हैं, तो देखिए सोहन घाटी से मिला है। पाटन बेरी महाराष्ट्र में है। ये सोहन घाटी कहाँ है, तो पंजाब में है सोहन घाटी, ठीक है। इसके उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो सोहन घाटी पंजाब में है। इसकी खोज कौन की है, तो डी टेरा किया है। पाटन और बारा महाराष्ट्र में है। ये सब जगह का नाम पूछ देगा कि कौन सा जगह कहाँ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हुनसांगी कर्नाटक में। नर्मदा घाटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी है। बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके खोजकर्ता कौन है, GR शर्मा है, ठीक है। सिंगी तालाब और डोंडवाना कहाँ है, तो राजस्थान में है। लोहंदा नाला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये मध्य पूरा पाषाण काल को समझ लेते हैं। इसको निवासियन काल भी कहा जाता है। इसके फलन संस्कृति किसके अंतर्गत आता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत फलन संस्कृति आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। फलन संस्कृति करेंगे इसमें इसको पढ़ते हैं। इसे एक बड़े पत्थर के कोर से छोटे या पतला टुकड़ा तोड़कर बनाया जाता है। फलन संस्कृति में जो है एक बड़ा सा पत्थर को तोड़कर एक पतला टुकड़ा बनाया जाता है। इस तकनीक में लेवलोइस
का प्रयोग होता है। बंकुरा पश्चिम बंगाल में है। बंकुरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेवासा कहाँ है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डिडवाना और बूढ़ा पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। हिरन घाटी कहाँ है? गुजरात में है। अतिपक्रम कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ से क्या मिला है? तो उच्चैलियन संस्कृति के स्रोत मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को चकमक उद्योग यानी चकमक पत्थर और से बने औजार मिले हैं यहाँ से। ठीक है। आधुनिक मानव का उदय भी यहाँ से मिला है। ठीक है। महाराष्ट्र पाटने महाराष्ट्र शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिला है। देखिए पाटने महाराष्ट्र से क्या मिला है? उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं यानी शुतुरमुर्ग के अंडे को यहाँ से कलेक्ट किया गया है। लोहदा नदी नाला उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हावड़ा और खुआई घाटियाँ कहाँ है? त्रिपुरा में है। कुरनूल और मुचटला आंध्र प्रदेश में है। ईशमपुर कर्नाटक पत्थर के औजार का केंद्र है। ठीक है। शिलोत्कीर्ण एक प्रकार का शैल कला है जिसमें पत्थर की सतह का कुछ भाग तराश कर कुरेद कर रगड़ कर हटाया जाता है। उसे एक चित्र बनाया जाता है शिलोत्कीर्ण। ठीक है। आइए भीमबेटका यानी रायसेन को समझते हैं। भीमबेटका से शैल चित्र और शिलाश्रय मिला है और इसको जो है यूनेस्को में जुलाई 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। इसकी खोज कौन किया है? तो डॉक्टर विष्णुधर वानगेकर ने किया है 1957 से 58 में। डॉक्टर ब्रूसफुट भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। डॉक्टर ब्रूसफुट को पल्लवरम मद्रास से इसका हस्तकंठर प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल सूक्ष्म उपकरणों का काल है। ठीक है। इसकी खोज कौन की है? तो एसी क्लाइकल ने इसकी खोज की है 1867 से 67 में। विंध्य क्षेत्र में है। इसका संक्रमण काल क्या है? तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के काल को कहा जाता है मध्यपाषाण काल। ठीक है। जलवायु परिवर्तन, हिमयुग की समाप्ति और घास या मैदान एवं घरेलू जानवरों का उद्भव इस युग में हुआ है। पशुपालन का आरंभ इसमें हुआ है 12,000 BC 10,000 BC और 10,000 BC से 6,000 BC के बीच में हुआ है। ठीक है। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एवं कुत्ता का पालन कहाँ से मिला है? प्रथम जानवर है कुत्ता, पालतू जानवर है, मिला है। ठीक है। सूक्ष्म उपकरणों का काल। प्रमुख उपकरण के नाम बताते हैं आपको। दमदम, इससे 5 युग्म समाधान यानी एक जगह 500 को जो है कब्र में मिला है। एक कब्र में 3 मानव कंकाल थे और 2 जो है जानवर के शव मिले होंगे। चापोनी मांडो यानी बेलन घाटी से सराय नाहर राय से मिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश भीमबेटका रायसेन में है। आदमगढ़ नर्मदापुरम में है। अत्यंत सराय खोला सिंधु सभ्यता पंजाब में है। लाजनाज गुजरात में। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो साथियों कल हम लोग नवपाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।